भारतीय रुपए में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। जी हाँ, भारतीय रुपया इस वक्त इतिहास में अपने सबसे निचले स्तर पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, $1 की कीमत 90 रुपए के आंकड़े को पार कर गई है और ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में जब $1 की कीमत 90 को पार कर गई हो। इस वक्त $1 की वैल्यू इंडियन रुपीज़ में 90.14 है, यानी 90 रुपये 14 पैसे। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रुपए को मजबूत करने की कोशिश नहीं की गई तो ये आंकड़ा 91 को भी पार कर सकता है। हालांकि सरकारी अधिकारी और हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र आनंद नागेश्वरन इस वक्त रिलैक्स हैं, चिल हैं। उन्होंने ये कहना है कि अगर रुपए को डिप्रिशिएट होना है तो ये सबसे बेहतर समय है। इससे अभी तक हमारे इंडस्ट्री पर, हमारी इकॉनमी पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चिंता का विषय ये भी है कि अगर डॉलर की वैल्यूज़ में इजाफा होता रहा तो हमारे इंपोर्ट बिल्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे। जो हमारी कंपनियों के फॉरेन लोन्स हैं उनके ईएमआई की जो किस्त है वो महंगी पड़ेगी और इसका एक ओवरऑल दबाव हमारी इकॉनमी पर पड़ेगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए डीएच की तरफ से मैं प्रमोद तिवारी इस वक्त मौजूद हूँ इंडस्ट्रियल एरियाज़, मार्केट प्लेसेस में, जहां हम लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि बढ़ते हुए डॉलर के वैल्यू और गिरते हुए रुपए की वैल्यू, यानी कमज़ोर होता हुआ भारतीय रुपया क्या असर डाल सकता है हमारी इकॉनमी पे, हमारी जेब पर, हमारे आम जिंदगी पर। इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका कितना असर हमारे ज़िंदगी पर पड़ सकता है। तो इस रिपोर्ट में बने रहिएगा हमारे साथ। गिरते हुए रुपए की वैल्यू पे हमसे बात करने के लिए इस वक्त दो बड़े डिफरेंट प्रोफेशन के दो खास लोग मौजूद हैं। एक तरफ हैं एक टीचर हैं, वो इस पे बात करेंगे हमारे साथ, और दूसरे एक फ्रीलांसर हैं, वो काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं। हम उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गिरते हुए रुपए की वैल्यू का कितना असर हमारी इकॉनमी में पड़ेगा। सबसे पहले सर आपसे बात करेंगे, ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है भारतीय रुपये में। क्या लगता है आपको इसका कितना इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर पड़ सकता है और इसके क्या क्या मतलब कैसे इससे भारत को उबारा जा सकता है? देखो, ऐसा है ना, इसकी वजह से ना, डॉलर की वजह से ना अभी भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा डेंट आने वाला है। जो भी, क्योंकि सरकार इस पे कुछ डिसीजन ले नहीं रही और ऐसे डुलमुल रवैया अपना रही है, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक होने वाला है। क्योंकि इसकी वजह से जो भी भारत बाहर से सामान खरीदता था वो सब महंगा हो जाएगा, या जो फॉरेन बैंकों से यहाँ इंडिया की कंपनियों ने लोन वगैरह ले रखे थे वो सारे लोन्स महंगे हो जाएंगे। जो बच्चे यहाँ से इंडिया से विदेशों में पढ़ने के लिए गए थे, उनके माता पिता उनको फीस वगैरह भेजते थे, डॉलर्स में भेजते थे, वो महंगी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से इसका बहुत बड़ा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा और इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ेगी। अब जो शिक्षक हैं यहाँ पे उनसे बात करेंगे। गवर्नमेंट जो है इस वक्त काफ़ी रिलैक्स है, काफ़ी चिल्ड है, और जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं आनंद नागेश्वरन, उनका ये कहना है कि इंडिया इज़ नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट डिप्रिशिएटिंग रूपी। उनका ये मानना है कि अगर पैसे को डिप्रिशिएट करना है तो ये बेस्ट समय है। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? उन्होंने कहा कि आई एम नॉट लूजिंग स्लीप्स ओवर इट। अगर पैसा डिप्रिशिएट हो रहा है होने दीजिए, अगले साल वी विल रिकवर एंड इसका कुछ ऐसा खास इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा इकॉनमी के ऊपर। सर देखिए, इसका असल में क्या हुआ था, आपको याद होगा लास्ट ईयर निर्मला सीतारमण जी ने एक बयान दिया था जब काफ़ी भारी गिरावट हुई थी रुपये में, लेकिन वो गिरावट हुई थी डॉलर के परपेक्ष में। तो वो ये था कि मतलब जो और करेंसीज हैं उसके टर्म में रुपये मजबूत हो रहा था, पर डॉलर, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा था तो रुपये कमज़ोर हो रहा था। पर इस समय क्या है, अभी सारी करेंसीज के पर्सपेक्टिव में डॉलर कमज़ोर हो रहा है, ये सच है। तो अभी खैर वो सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन अभी क्या है ना, हमारा जो एक्सपोर्ट होता है यूएसए में और यूरोप में, तो जो हम पे बैन लगे हुए हैं एक्सपोर्ट, एक तरह से वो सैंक्शन ही है, मतलब आप टैरिफ को कह सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ का इम्पोर्टर है, जो यहाँ का एक्सपोर्टर है, वो ये सोच रहा है कि नई बाज़ार में हम जाएं। तो नई बाज़ार जाने में तभी फ़ायदा हो सकता है जब हमारा रुपये थोड़ा डिप्रिसिएट हो और डॉलर स्ट्रॉन्ग हो। उससे क्या होता है, जो फॉरेन मार्केट होती है वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। तो कई मामलों में नागेश्वरन सर का कहना ठीक है कि हाँ उतने कंसर्न नहीं है, और क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट भी 8.2 रही है अभी इस बार, इस क्वार्टर की, और आगे अभी ये जो हमारे जीएसटी रिफॉर्म हुए हैं और कई सारे रिफॉर्म जो चल रहे हैं अभी, इवन फाइनेंस सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी हुए हैं बहुत सारे, इससे अब एनपीए वगैरह को ले लो और कई सारी चीज़ें हैं। तो अभी ये है कि जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो तो बढ़ रही है। अभी ये नवंबर वाला ईयर मतलब मंथ बीता है जिसमें कार सेल्स काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, इवन जो और प्रोडक्ट है उनकी भी डिमांड रही है। तो उम्मीद शायद इकोनॉमिक एडवाइज़र को ये है कि ये जो नया क्वार्टर आएगा, थर्ड क्वार्टर आएगा, इसमें हमारी जो ग्रोथ रेट है वो नियरली 7 to 8% रहेगी। और अगर उसके हिसाब से अगर हमारा एक्सपोर्ट यूएसए की बजाय जो और मार्केट्स हैं, अफ्रीकन मार्केट्स हैं, इवन
जापान और साउथ कोरिया में भी इंडियन एक्सपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा अपनी मार्केट ढूंढ रहे हैं। तो अगर हमारा रुपये थोड़ा बहुत डिप्रिसिएट होता है तो वो हमारे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा करेगा। देखिए ये आपकी एक बात सही है, लेकिन जैसा भाई साहब ने कहा कि हमारे कंपनीज़ के ऊपर या सरकार के ऊपर कई फॉरेन कंपनीज़ और बैंक्स के लोन्स भी हैं, जिसकी ईएमआई की किस्तें जो हैं वो हर क्वार्टर में या हर महीने या हर साल जानी होती है। तो अब वो किस्तें जो हैं वो महंगी होंगी और एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, सही बात है, लेकिन हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं? अगर एक्सपोर्टर्स को जो फ़ायदा होगा वो कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल हो जाएगा जब हम उसकी भुगतान अपने इंपोर्ट बिल्स में करेंगे, क्योंकि भारत इंपोर्ट भी करता है। और दूसरी बात है, हमने जीडीपी नंबर्स की बात की, जो भी हमारे नंबर आते हैं अभी, जैसे फिच की जो रेटिंग एजेंसी है उसने भी भारत का जो ग्रोथ अनुमान है उसको बढ़ा के 7.4% कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन मोस्टली जो हमारा ग्रोथ हो रहा है वो कंज्यूमर बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड है। हम मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड या प्रोडक्शन बेस्ड ग्रोथ नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है ऐसा कि जो बढ़ते हुए डॉलर की वैल्यू है वो हमारे प्रोडक्शन को हैम्पर कर सकती है? नहीं, इसके कई रीजन है। मतलब कई बार क्या होता है ना, मतलब जो अब ऐसे हमारा जो करेंसी है वो फ्लोटिंग करेंसी है, वो मार्केट की जो उठापटक होती है उस पर डिपेंड रहता है। तो कई बार क्या होता है, अगर आरबीआई चाहे तो वो अपना फॉरेक्स यूज करके रुपये को डिप्रिसिएशन को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ऐसे इस बार जो हुआ है, अभी जो परसों जब बाजार खुली तो सुबह सुबह जो हाल हुआ रुपये का, तो वो ये कह सकते हैं कि कई बार आरबीआई के भी हाथ में चीज़ें नहीं रहती हैं। और जहाँ तक रही एक्सपोर्ट की बात, तो हाँ, ये कंसर्न की बात है कि जैसे कि जब मेक इन इंडिया शुरू हुआ था तो ये टारगेट था कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को जीडीपी के 25% पर ले जाएंगे, पर हुआ तो नहीं ऐसा। अभी भी वो वहीं की वहीं है, 2 से 3% का इजाफा हुआ है। तो ये चीज़ है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से हमारे फाइनेंशियल रिफॉर्म हो रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहे हैं और अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हो रहा है, अभी वो डिकेड आ रहा है जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार पकड़ेगी। तो मैं ओवरऑल अपनी इकॉनमी को लेके और इवन रुपये को लेके भी मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ कि हाँ, ओवरऑल ठीक ही रहेगा। मतलब इतना कोई डिप्रिसिएट हुआ है, आप देखें तो पिछले मतलब 85 टू 90 की जर्नी तो लास्ट 6 मंथ में ही हो गई है। तो वो तो है, मतलब कंसर्निंग तो है। अब आपने आरबीआई की बात की, मैं उसको भी लेके एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के रिव्यूज़ पढ़ रहा था। उनका ये कहना है कि आरबीआई इज़ नॉट ट्राइंग टू समहाउ स्ट्रेंथन द रूपी। वो बहुत, अगर पैसा डिप्रिशिएट होता है तो वो हल्की फुल्की कुछ कोशिशें करते हैं कि बस इसको यहीं पे रोक दें, इससे नीचे ना जाने दें। आपको ऐसा क्यों लगता है? वाई आरबीआई इज़ नॉट ट्राइंग टू स्ट्रेंथन इंडियन रुपी? क्यों वो पैसे को कमज़ोर होने के लिए छोड़ दे रहे हैं कि ठीक है, या फिर बहुत कमज़ोर हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, तो हल्की फुल्की कोशिशें होती हैं टू मेक इट स्टेबल बट नॉट टू स्ट्रेंथन इट? वाई? इसकी कई वजह हो सकती है कि पहली वजह तो वही जो मैंने ऑलरेडी आपसे बता रखा है कि एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा पहुंचाना। दूसरी एक वजह और भी है कि एक्चुअली जो यूएसए से सैंक्शन झेल रहे हैं इस समय, जो हमारी ट्रेड डील हो रही है, तो आरबीआई इस उम्मीद में, या इंडियन गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि अगर हमारी ट्रेड डील हो जाती है, जैसे कि हमने ब्राज़ील का देखा हुआ है ऑलरेडी, ब्राज़ील पे भी 50% सैंक्शन लगे हुए थे, पर देखिए अभी ब्राज़ील की करेंसी भी और उनकी जो इवन एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ गया है यूएसए के मार्केट में। और कह सकते हैं कि यूएसए और यूरोप दोनों का ही मार्केट वैसे ही वर्क करता है कि सेम पैटर्न पे। तो अभी आरबीआई ये सोच रहा है कि थोड़ा बहुत अभी ये, हाँ, एक चीज़ ये है कि हम लोगों ने ये सोच रखा था कि एक आरबीआई कभी भी 90 को क्रॉस नहीं करने देगा। वो एक ये था कि उससे क्या होता है ना, असल में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अभी क्या हुआ ना, अभी आपने देखा होगा हाल ही में एफपीआई भी काफ़ी बाहर गया है हमारे, मतलब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी बड़े पैमाने में पैसे वापस निकाले, नियरली वो 17 से 18 बिलियन डॉलर चले गए हैं। तो हालांकि एफडीआई बढ़ रहा है, पर एफडीआई लॉन्ग टर्म का होता है, शॉर्ट टर्म में तो वो सारा पैसा अभी चाइना और जापान की तरफ ही जा रहा है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जैसे एक एक्सपोर्टर वाला फैक्टर हो गया, आरबीआई इसलिए उतना ज़्यादा मतलब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं अपना रहा है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आरबीआई ये सोच रहा होगा कि अगर ट्रेड डील हो जाती है तो फिर हमें बेवजह का अपना फॉरेक्स का यूज करके कोई फ़ायदा है नहीं। और अभी जो इंडियन करेंसी में ट्रेड की बात चल रही है कि हम मतलब अपनी डोमेस्टिक करेंसीज में ही कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे, अगर जैसे जैसे हमारे एफटीए साइन होते हैं, जैसे कि अभी रसिया के साथ भी बात चल रही है, अभी तो पुतिन आने वाले हैं भारत। तो हाँ, पुतिन आज ही आ रहा है, शाम को आ रहा है। शाम को अभी लॉस हो ही गया है पुतिन के साथ, तो जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, तो इवन अभी परसों की बात है, सऊदी अरब के साथ भी लॉजिस्टिक पैक्ट की बात चल रही है। तो अगर हम अभी पीयूष गोयल ने बयान भी दिया था कि 50 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ हमारा एफटीए होने की संभावना है। अगर एफटीए हो जाता है तो फिर हम डॉलर को यूज़ करना थोड़ा कम ही कर देंगे। तो डी डॉलराइजेशन तो नहीं है, कोई उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करेगा, लेकिन हाँ, हम अपने
एक ऑल्टरनेटिव तैयार हाँ, करने की और- कोशिश कर और रहे वो हैं। जरूरी भी है। बिल्कुल वो ज़रूरी है। आप कैसे देखते हैं उदय कोटक ने स्टेटमेंट दिया कि इंडियन कंपनीज को, इंडियन बिजनेसेस को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आवश्यकता है। क्या लगता है आपको, क्या क्या आप सहमत हैं उनसे? उनको लगता है कि बिजनेसेस को भी अब थोड़े से नए मेथड अपनाने होंगे इन झटकों को झेलने के लिए? जी सर, उदय उदय कोटक जी ने वो जो बोला है ना, वो सही बोला है, क्योंकि वो एक देश के जाने माने बैंकर हैं और उनको इस इंडस्ट्री का बहुत तजुर्बा है। उन्होंने भी अपना कैरियर एज ए छोटे से उससे ही शुरू किया, तो जो उन्होंने बोला सही बोला है। और उदय कोटक जी ने जो भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, सरकार को इनके विचारों पे या बैंकों को नज़र रखना चाहिए। उन्होंने सही बोला है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त दो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिजनेसेस से डील करते हैं। हम उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट द डिप्रिशिएटिंग वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी। हिस्टोरिक लो पे है इस वक्त भारतीय पैसा, जो है ना डॉलर के मुकाबले 90 के आंकड़े को पार कर गया है। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट का ये मानना है कि जब तक एक ग्लोबल स्टेबिलिटी नहीं आती, ये जो रुपए की वॉलेटिलिटी है ये बनी रहेगी। हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं नागेश्वरन साहब, उनका ये कहना है कि वी आर नॉट कंसर्न अबाउट डिप्रिशिएटिंग वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज़ करेंटली, क्योंकि उन्हें लगता है कि रुपी जो है इवेंचुअली रिकवर कर लेगा और इसका कुछ खास इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे नहीं होने वाला है। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? उन्होंने कहा कि आई एम नॉट लूजिंग माई स्लीप ओवर इट, इट्स अ कॉमन फेनोमेना, इट्स हैपनिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, रुपी विल रिकवर। No, I don't think this is a quite a statement because अगर मैं बात करूँ constantly you can see across from starting 2010 or 2015 the value of the rupees is quietly decreasing day by day. Yeah. Okay, so right now people who are below average line उनके लिए तो कोई effect I guess नहीं हो पाएगा. I'm not making any पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट कमिंग इनटू अगर कोई फिनेंशियल स्टेबिलिटी पे बात कर रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारे जैसे फॉरेन एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं, जैसे इंडियन ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, देन डेफिनेटली जो रुपीज़ का वैल्यू गिर रहा है दैट विल बी क्रिएट एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ ऑयल जो इंटरनेशनल से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. कमिंग इनटू अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं, सॉरी माय बैड, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं. एंड कमिंग इनटू दूसरा, अगर कोई फॉरेन टूरिज्म वगैरह में देखेंगे, जो वैल्यूज़ हैं, जो चीज़ें हैं, जो नॉर्मली जो रुपीज़ के आसपास मिलता था, राइट नाउ वी यूज़ टू कॉन्स्टेंटली ट्रैवल टू द वर्ल्ड, राइट. सो अगर रुपीज़ ज़्यादा गिर रहा है तो मतलब जो चीज़ हम 1 लाख में अक्रॉस या 2 लाख में जो अवेलेबिलिटी हो जाती है, अगेन द काइंड ऑफ इनकम वी आर जनरेटिंग वो तो स्टेबल है ना, इनकम तो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, बट डिप्रिशिएशन धीरे धीरे मनी का हो रहा है. तो कहीं ना कहीं ये एक मिडिल क्लास पे या एंटरप्रेन्योरशिप पे या बिजनेस पे एक बहुत ही एडवर्स इफेक्ट ये पड़ेगा. आई इट्स माई थॉट प्रोसेस यू कैन से. अब एक जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जैसे जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है ग्लोबल मार्केट में, इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेके जो अनसर्टेनिटीज़ बनी है, जो यूएस ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे एफपीआई हैं यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बनी हुई है इंडिया को लेके, एंड दे आर थिंकिंग वेदर दे कैन गेट बेटर रिटर्न फ्रॉम इंडिया नॉट. और इसी चक्कर में जो है बड़े लार्ज स्केल में $15-20 बिलियन के आसपास जो एफपीआईज है ना, वो लोगों ने बाहर निकाले हैं. जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसे इंडियन स्टॉक मार्केट से बाहर निकाले, जिसकी वजह से हमने देखा परसों मार्केट भी क्रैश हुआ. निफ्टी जो है वो 26,000 के नीचे आके बंद हुई. सेंसेक्स में भी तकरीबन 200-250 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी. क्या लगता है इसके पीछे के रीजंस क्या हैं और कैसे ये सुदृढ़ होंगे, है ना? कैन वी एक्सपेक्ट अ बेटर ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस एनी सून? डेफिनेटली माई पर्सनल बिलीव इज़ दैट ये जो ट्रेड डील है कोई इफेक्ट नहीं करेगा स्पेशल इंडियन को, बिकॉज यूएस गवर्नमेंट क्यों फ्लक्चुएट करता रहता है. आने वाले ट्रेड डील में यू कैन इफ़ यू लुक आउट, अगर प्रीवियस रिकॉर्ड आप देखते रहेंगे, सेम कुछ सर्टेन पीरियड तक वो बढ़ता है, फिर सर्टेन पीरियड तक फिर नॉर्मल हो जाता है. मैं ये बोलूँगा कि ये एक लाइक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये ज़्यादा देर तक लॉन्गली ये वैलिड नहीं रहेगा. And to be very honest, we have crossed around 150 CR in population. So in that case, जितना भी अगर कोई भी फॉरेन में कोई भी ट्रेड की या कोई भी रेट की वैल्यू बढ़ती है, सो हम इंडियंस, हमको आदत है, हम उसे रिकवर कर लेंगे. आई गेस ये हमारे ऊपर, इंडियंस के ऊपर स्पेशली उतनी बर्डन नहीं होगा. विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी कैन रिकवर फ्रॉम दिस.
फिच ने जो एक रेटिंग एजेंसी है उसने इंडिया का जो ग्रोथ रेट है प्रेडिक्शंस हैं उसको 7.2 से बढ़ा के 7.6 कर दिया। अभी सेकेंड क्वार्टर के भी नंबर्स आए, हम वी आर डूइंग वेल अबव 8%। बट अभी भी जो हमारी मार्केट है ना वो कंजम्पशन बेस्ड मार्केट है। क्या लगता है कि हम प्रोडक्शन बेस्ड मार्केट या प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी कब तक बन पाएंगे? और दूसरी बात है, ये दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये पूरा जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है बिजनेसेस को लेके, हाउ रिस्पॉन्सिबल इज डोनाल्ड ट्रम्प फॉर दिस? सर डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रम्प डेफिनेटली बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज आप अगर पूरी वर्ल्ड के सिनारियो देखेंगे, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्रोल करती है। लाइक हर किसी की फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहे अप हो चाहे डाउन हो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत पहले से एक डॉलर की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। तो उसी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प हो या यूएसए हो एक फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है हर जो अदर कंट्रीज़ के लिए। तो आई गेस ये मेरा अगर ये मानना रहेगा कि डोनाल्ड ट्रम्प का जो भी डिसीजन रहेगा वो डेफिनेटली एक इफेक्ट रखेगा हर कंट्री पे ऊपर। उनका जो भी डिसीजंस रहता है रिगार्डिंग ट्रेड, रिगार्डिंग फिनेंशियल्स, रिगार्डिंग टाई अप्स एंड कोलैबोरेशंस विद डिफरेंट पैक्ट्स, वो कहीं ना कहीं हर कंट्री पे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज हम जानते हैं कि यूएसए कितना बड़ा इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक सिनेरियो में कितना बड़ा मायने रखता है। और कमिंग इनटू अगर बिजनेसेस की बात करूँ, इंडिया भी अभी बहुत पीछे नहीं है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देयर आर ह्यूज स्टार्टअप्स आर गोइंग ऑन। सो बट यही एक चीज़ है कि सर अगर हम इंडियंस मोस्ट प्रोबेबली उस थॉट प्रोसेस के साथ जाएं, लाइक वी मस्ट क्रिएट जॉब्स, वी आर नॉट इनटू जॉब्स। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जॉब के पीछे भागते रहें। अगर जिस दिन ऐसा हो गया कि हम खुद के एंटरप्रेन्योरशिप पे या खुद क्रिएटिंग जॉब्स पे ऊपर भागे, then definitely India will definitely cross the economic stability of USA in one day. It may require 2 years or 3 years or down the line, I don't know, but definitely we will be the superpower in across globe. I that. How responsible is RBI and Indian government in not strengthening the Indian rupee, and and how big a factor is Indian government's policies in the depreciation of Indian rupee? सर इन दैट केस अगर आरबीआई की बात करूं, सर आरबीआई इज़ ए गवर्निंग इंस्टीट्यूशन जो हमारे इंडिया में मेजरली बैंक्स के, चाहे रेपो रेट की बात करो, चाहे रिवर्स इफेक्ट की कुछ भी चीज़ की, आरबीआई इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल थिंग। सो डेफिनेटली आरबीआई को यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा। बट द मेजर थिंग इज़ दैट द लूप होल्स, अगर मैं लूप होल्स की बात करूँ, द मेजर बिलियनर्स लाइक जो लोन बहुत सारे बिलियनर्स हैं, सक्सेसफुल्स हैं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो ह्यूज हैप्टी अमाउंट ऑफ लोन लेते हैं एंड देन दे बिकम लाइक द डिफेक्टिव दैट वी यूज टू लुक इन न्यूज़ एंड एवरीथिंग। हमको तो नॉर्मल इंसान को कहाँ से पता चलेगा, न्यूज़ से ही पता चलेगा, राइट, कि बहुत सारे हैप्टी अमाउंट वो ले जाते हैं बट वो कहीं ना कहीं वो नहीं चुकाते हैं। सो ऑब्वियसली वो सारा इफेक्ट जो लोन है, इंटरेस्ट है, ईएमआई है, वो किसके ऊपर पड़ेगा? आम आदमी के ऊपर, मिडिल। एंड दैट ऑल्सो बैंक ऑल्सो रिकवर्स दैट थिंग फ्रॉम द मिडिल पर्सनस, मतलब मिडिल मैन जो कोई लाइक फार्मर्स हैं या कोई लोन नहीं टाइम नहीं दे पा रहा है तो डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर बनता जा रहा है। जो न्यू आइडियाज़ एंड न्यू स्टेबिलिटी के बदले हम लोग पुराना जो है उसको कवर करने के लिए लगे हुए हैं। सो दैट्स थिंग कि आरबीआई को नया स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए सो दैट जो नया बैंक्स हैं या नया बैंकिंग रेगुलेशंस हैं उस पर हम आगे बढ़ें, ना कि जो पुरानी जो चीज़ें हैं या पुरानी जो बैक चीज़ें उसको अभी तक हम समेट रहे हैं। दैट्स व्हाट आई कैन थिंक, दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सुनिए आपने कुछ लोगों की राय, उनका ये मानना है कि एक ये सीरियस कंसर्न है पैसे का कमज़ोर होना, लेकिन वो ये भी मानते हैं, उनका ये भी कहना है कहीं ना कहीं जब ग्लोबल स्टेबिलिटी आएगी और हम जो काम कर रहे हैं, हम जिस ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम उसी तरह आगे बढ़ते जाएं तो हम इसे टैकल कर लेंगे और बहुत जल्द चीज़ें जो हैं वो स्टेबल हो जाएंगी एंड दिस शुड नॉट बी ऑफ दैट मच कंसर्न। हाँ, कुछ लोगों के कंसर्न ये ज़रूर थे कि कहीं ना कहीं इससे हमारे इंपोर्ट्स महंगे होंगे या फिर हम जो बाहर जिनके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके जब फ़ी भरने का टाइम आता है या फिर उनको जब पैसे भेजने का टाइम आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे बजट को हिला सकता है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो लोगों का कहना था। हालांकि हमने और भी बहुत से लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि ये मुद्दा ऐसा है, थोड़ा टेक्निकल ये इशू है, इस पे काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की आवश्यकता होती है, तो कई लोग बात करने से बचते हुए नज़र आए। उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। उनका ये कहना था कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स दैट इट कैन हैव ऑन अस और ऑन द इंडियन इकॉनमी। तो जो भी हम लोग हमसे मिल पाएँ, जो भी लोगों से हमारी बातचीत हो पाई, उनसे बातचीत कर यही सामने आया कि it is a matter of concern and RBI and the government should need to take some concrete steps to strengthen Indian rupee.
दी एज में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम इसी तरह लोगों के बीच में जाकर लोगों के बीच के सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करें और उन्हें आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें ताकत मिलती है। फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस मामले में और भी अगर कुछ एक्सपर्ट्स की राय आती है, कुछ लोगों की चीज़ें सामने आती हैं तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक कोहली के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली, दी एज।